जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, द प्लेटफॉर्म यानी रुक्मणी पब्लिकेशन का BSSC इंटर स्तरीय का सेट नंबर 16 है, जो कि वॉल्यूम 2 का है। आपको बता दें कि इसके पहले वॉल्यूम 1 इसका समाप्त हो चुका है। खान सर का भी जो है प्रैक्टिस सेट समाप्त हो चुका है। BSSC के जितने पेपर्स हुए हैं उसका भी प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कराया जा चुका है। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के आप देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप वीडियो देखेंगे तो क्वेश्चन से अपडेटेड रहेंगे और आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल जो है जनरली किस तरह से पूछ रहा है, हमें प्रिपरेशन किस तरह से करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अभी साइंस का भी एक सेशन शुरू किया गया है, जो कि 2-4 दिन के लिए मैं स्थगित किया हूँ। इसके ठीक 2-4 सेट और बचे हुए हैं, 4 सेट। इसके बाद उसको रेगुलर कर दिया जाएगा और नया बुक भी लाया जाएगा। आइए अब हम एक करके प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि किस राज्य में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। तो ओणम त्यौहार की बात आता है तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4 केरला। कुछ और भी हम प्रमुख जो है त्योहारों को जान ले तो कर्नाटक में मनाया जाने वाला जो त्यौहार है वो कौन सा है, तो उसको हम उगादि उत्सव या उगादि पर्व कभी कहते हैं। तेलंगाना में कौन सा मनाया जाता है, तो तेलंगाना में है जो है वो बोनालू है। नोट करिएगा, ये सब फेमस त्यौहार या पर्व हैं, बोनालू त्यौहार हैं। वहीं पर गोवा की अगर हम बात कर ले तो गोवा में है एक मार्गो त्यौहार। क्या है? मार्गो उत्सव या मार्गो पर्व भी जो है वो फेमस है, मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न है कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अंबेडकर की जयंती को डैश यानी किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1 समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अच्छा, भीमराव अंबेडकर की जन्म हुई कब थी, तो 14 अप्रैल। नोट करिएगा, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, यानी 14 अप्रैल को इनकी जयंती मनाई जाती है। ठीक है, 14 अप्रैल को इनका जन्म दिवस यानी जयंती दिवस मनाया जाता है। तो तमिलनाडु सरकार ने समानता के रूप में मनाने की इसका घोषणा किया है। वहीं पर सामाजिक न्याय दिवस के रूप में किसको मनाने की घोषणा की है, तो तमिलनाडु सरकार ने 17 सितंबर को ईवी रामास्वामी की जयंती को जो है सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। समर्पण की बात कर ले तो समर्पण दिवस जो है वो 11 फरवरी, नोट करिएगा, 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाए जाने की घोषणा किया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। प्रश्न है, एक्वेरिन सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया गया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 भारत और मालदीव के बीच में। वहीं पर अगर अमेरिका की हम बात कर ले तो ये जो है भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। तो बिमस्टेक का सदस्य नहीं पूछ रहा है आपसे, आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 4, ये मालदीव जो है बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। अच्छा, बिमस्टेक की स्थापना यानी गठन कब हुआ था, तो 6 जून। नोट करिएगा, कई बार मैंने आपको बता दिया है, 6 जून 1997 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। प्रारंभ में इसमें मात्र 6 ही देश थे, लेकिन जो है लास्ट में जो है कौन जुड़ा, तो मालदीव जुड़ा था। सॉरी, मालदीव नहीं था इसमें, तो लास्ट में म्यांमार जुड़ा हुआ था। इसमें भी टोटल कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 7 कंट्री इसमें शामिल है। बिमस्टेक में होता क्या है, बिमस्टेक का फुल फॉर्म अगर हम जान ले तो बिमस्टेक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बिमस्टेक का अगर हम फुल फॉर्म देख लें तो बी फॉर क्या होता है, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसमें कौन कौन से कंट्री शामिल हैं, टोटल 7 कंट्री शामिल हैं। देख लीजिएगा, एक तो कि आप याद करिए बी फॉर भारत। क्या है? बी फॉर भारत। इसके बाद आई को इग्नोर मारिए, ठीक है, सॉरी याद कीजिए, बी फॉर बांग्लादेश। क्या है? बी फॉर बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार, एस फॉर जो है श्रीलंका है ना, और भूटान और नेपाल, ये 2 को याद रख लीजिएगा। 4 तो इसी कंट्री इसी में नाम छुपा हुआ है, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, और इसके बाद आप 2 और याद रखिएगा, नेपाल और भूटान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पूछ रहा है कि इसमें कौन सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है। तो गुजरात की जो है तट रेखा सबसे लंबी है। ये जो है इसकी कुल लंबाई अगर हम देख लें तो 1214.7 किलोमीटर जो है दोस्तों ये टच करता है इंडिया को। जबकि भारत में सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा। कौन सा? गोवा। अगर किस देश से सबसे ज़्यादा टच करता है तो ये बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा इंडिया टच करता है 4096 किलोमीटर के साथ। ये तो ठीक है। अगर पूछ देगा कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी प्रायद्वीपीय की बात किया है मैंने, ये मुख्य भूमि की नहीं बल्कि मैंने
प्रायद्वीपीय की बात किया तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य अगर पूछ दे तो आप वहां पर आंध्र प्रदेश लगाइएगा। ये कितना किलोमीटर के साथ टच करता है तो इसकी कुल लंबाई जो है 973.7 किलोमीटर, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, कुल जो है भारत के कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो तट रेखा से लगे हुए हैं। नोट करिएगा, जो पहले बार जो जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से या फिर जिनको ध्यान नहीं होगा, तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो भारत के तट रेखा से जुड़े हुए हैं, तो नोट करिएगा। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरला और पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 5 का हो जाएगा क्या, गुजरात ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है। तो 7 सिस्टर मतलब क्या है कि जो है उसमें 7 राज्य इंक्लूडेड हैं और उसमें पूछ रहा है कि कौन सा राज्य नहीं है। तो 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। तो इसमें कौन सा नहीं आ जाएगा, आंसर लगाइएगा सिक्किम जो है वो नहीं आएगा। अगर सिक्किम का बात आता है तो ध्यान में रखेंगे, मैंने कई बार बताया है जब जब सिक्किम का जिक्र आया है तब तक कि 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत, क्या है 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, आंसर लगाइएगा एशिया में। तो ये एशिया में स्थित है, कहाँ कहाँ है, तो ये चाइना और मंगोलिया में ये दोनों स्थित है। किसमें, चाइना और मंगोलिया में स्थित है। अच्छा, चाइना की बात आई है तो चाइना में एक और फेमस जो है मरुस्थल, उसका नाम क्या है, तो तकलामकान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि एक कंप्यूटिंग युक्ति में मेगाहर्ट्ज, इसको MHz जो लिखा हुआ है इसको मेगाहर्ट्ज पढ़ते हैं, बी निर्देशनों में सम्मिलित किया गया है उस यानी किस गति को मापने के लिए। तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3, कालंद की गति को मापने के लिए हम इसका यूज करते हैं। प्रश्न की केंद्र सरकार के द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य जो है कब रखा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो 2 ऑप्शन में दिया हुआ है ना, सब न कुछ लक्ष्य है, तो इस चीज़ को फोकस कीजिएगा। तो टीबी मुक्त कब घोषित होगा, तो टीबी मुक्त घोषित करने का लक्ष्य है 2025 में। वहीं पर हम 2030 में बात कर ले तो 2027 में भारत ने मलेरिया को मुक्त करने का घोषित किया है, जबकि 2030 तक मलेरिया को पूरी तरह से ख़त्म करने का योजना बनाया है। वहीं पर 2047 की हम बात कर ले तो 2047 में भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं पर हम 2070 की बात कर ले तो 2070 में भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, तो डेयरी की बात की जा रही है। आंसर लगाइएगा 10 का ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। बताएंगे इन्हें श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने श्वेत क्रांति को सार्थक करने के लिए 1970 ईस्वी में, नोट करिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1970 ईस्वी में एक ऑपरेशन फ्लड नाम करके लाया था। इन्होंने ऑपरेशन चलाया था, क्या था, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसमें क्या था, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा ये ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब जीता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ईगा स्वीटेक। अगला प्रश्न कि अंधेर नगरी चौपट राजा, क्या है, अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। 12 का आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। अच्छा, मैथिली शरण गुप्त का एक फेमस बुक का नाम क्या है, तो भरत भारती, ध्यान में रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि हाल ही में किस भारतीय पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है। तो सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, अंतिम पंघाल को। अच्छा, रुद्राक्ष पाटिल कौन है, तो रुद्राक्ष पाटिल जो कि एक तैराक रहे हैं, उन्होंने 1951 के नई दिल्ली में हुए एशियाई गेम में जो है एशियाई गेम में जीत करके एशियन गेम में उन्होंने स्वर्ण पदक सबसे पहले जीत हासिल किया था। ये कौन, रुद्राक्ष पाटिल, जो कि कौन थे, तैराक थे। वहीं सचिन नाग की बात कर ले तो सचिन नाग, माफ़ कीजिएगा मैंने कुछ गलती बता दिया है, सचिन नाग था ये कौन थे, तो सचिन नाग 1951 के नई दिल्ली में आयोजित एशियन गेम्स में भारत के लिए इन्होंने
पहला स्वर्ण पदक जीता था सचिन नाग ने। वहीं रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किससे है, तो ये निशानेबाज रहे हैं। रुद्राक्ष पटेल निशानेबाजी से इनका संबंध रहा है, ध्यान में रखिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए क्या होता है। प्रश्न संख्या 14 कहता है कि पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। सही आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1 मेरी लाइफ। अगला प्रश्न, प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1 15 सितंबर को। अच्छा 16 सितंबर को, तो ये 16 सितंबर को हम विश्व जो है ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। वहीं 17 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय देश संगीत दिवस मनाए जाते हैं। और 18 सितंबर को बात कर ले तो विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 31। हाँ 31 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो बंगाल गजट की जो शुरुआत की थी वो किसने शुरुआत की थी, तो जेम्स हिक्की के द्वारा ये शुरुआत किया गया था। ठीक है, ये कब शुरुआत हुआ था इसका, तो 1780 ईस्वी में। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपसे कई बार एग्जाम में पूछ भी दिया है और आपसे पूछेगा एकदम 100%, इसको नोट करिएगा। एक अमृत बाजार पत्रिका था जिसके संपादक कौन थे, मोतीलाल नेहरू और शिशिर कुमार घोष। कौन सा, अमृत बाजार पत्रिका। ये बांग्ला भाषा का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1878 ईस्वी में जो है 1878 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र बन गया था। एकमात्र समाचार पत्र था, क्या नाम था, अमृत बाजार पत्रिका। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 1 नंबर। अगला प्रश्न है, पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण कराया था। तो 32 का आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 3 सूर्य मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया था। जबकि अच्छा गंग वंश का संस्थापक कौन था, तो गंग वंश का जो संस्थापक था दोस्तों वो वज्रहस्त थे। वज्रहस्त पंचम, कौन, वज्रहस्त पंचम इसका संस्थापक था। जबकि अभिलेखों के अनुसार गंग वंश का प्रथम शासक जो था वो कोंकणी बर्मन था। देख लीजिए क्या है, कोंकणी बर्मन इसका संस्थापक माना जाता है अभिलेखों के अनुसार से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले 2 वास्तुकार का नाम बताइए। तो आंसर लगाइएगा 33 का ऑप्शन नंबर 3 एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। अच्छा नई दिल्ली की बात आई है तो जरा बताइए, नई संसद भवन जो कि अभी नया वाला बना हुआ है उसके वास्तुकार कौन थे। तो नोट करिएगा विमल पटेल। कौन है, विमल पटेल इसके वास्तुकार थे। वहीं गेटवे ऑफ इंडिया के तो जॉर्ज विटेट। रॉक गार्डन जो कि चंडीगढ़ में है वो कौन है, तो नेक चंद सैनी। तो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। प्रश्न है कि एम.के. गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। आंसर लगाइएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है। आप कलबेलिया भी लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आंसर गलती होगा। ठीक है, पूछ रहा है कि राज्य नृत्य है तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1 घूमर इस यहाँ का राज्य नृत्य है। ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ये जो है ना वो जो है घूमर नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा विवाह समारोह जैसे शुभ अवसर पर किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा 1 नंबर। प्रश्न है कि एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा जिसका नाम है थेलु बोमलता, क्या नाम है, थेलु बोमलता, किस राज्य से संबंधित है। तो 36 का आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में इसे थेलु बोमलता, जबकि तमिलनाडु में केवल बोमलतम के नाम से इसे जाना जाता है। क्या, बोमलतम के नाम से इसे जाना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। तो नहीं का जिक्र किया है, 37 का आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2 मांडवी। मांडवी की बात कर ले तो मांडवी कहाँ की नदी है, तो ये गोवा की प्रमुख नदी है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मांडवी नदी निकलती कहाँ से है, तो मांडवी नदी को सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मांडवी नदी को जिसे हम महादाई नदी भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। प्रश्न है, अच्छा मैंने पूछा कि कहाँ से निकलती, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत ऑर्गन है। तो अनुमानित रूप से इसमें अगर लगभग में पूछा है तो वैसे तो ऑर्गन की जो परसेंटेज है प्रतिशतता वो 0.93% है। तो ये किसके नियरेस्ट है, ऑप्शन लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो इसका प्रमुख रूप से उपयोग जो है विद्युत बल्बों के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि जब सरकार अपनी राजस्व
आय से अधिक खर्च करती है तब इसे अधिक आय को हम क्या कहते हैं? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4, हम राजस्व घाटा कहेंगे। राजस्व घाटा एक नई अवधारणा है जिसे पहली बार वर्ष 2011 से 12 के दौरान संघीय बजट में इस्तेमाल किया गया था, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्र में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है? तो आंसर लगाइएगा 40 का ऑप्शन नंबर 3, जिसका सेशन है क्या 1992 से 97 तक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, यानी विकास दर कितना रहा था? 6.8%। 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा, नारा किसने दिया था? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3 कि बाल गंगाधर तिलक। ये 1916 में जो रॉलेट एक्ट इन्होंने लाया था, होम रूल की स्थापना की थी। भारत में होम रूल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था 1916 ईस्वी में। उसी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा का नारा दिया था। अप्रैल 1916 में भारत में सर्वप्रथम होम रूल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना भी बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था। अगर हम बाल गंगाधर तिलक की बात कर ले तो एक और इनका स्टेटमेंट था कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि यदि अस्पृश्यता क्या है, यदि अस्पृश्यता को भगवान मानता है तो मैं भगवान को नहीं मानता। तो ध्यान में रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न, माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखने का आवश्यक था? तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो 42 का आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4, सहनायम मंडी। सहनायम मंडी जो होता था वो बाजार का दरोगा होता था, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित यानी किसके खिलाफ एक राष्ट्र व्यापारी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया था? तो 1919 में आया क्या था? तो आंसर लगाइएगा और रॉलेट एक्ट आया था। तो यानी 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया था। वहीं पर हम बता दें कि महात्मा गांधी को भारत में रॉलेट एक्ट के विरोध में चलाया गया यह प्रथम ऑल इंडिया लेवल का आंदोलन था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा था। और बाद में जो है हम आपको एक चीज़ और बता दें कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन इसमें जो आया जिक्र हुआ है, तो साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था वो 8 नवंबर, नोट करिए कई बार एग्जाम में पूछा है, 8 नवंबर 1927 को इसका गठन हुआ, जबकि भारत पहुंचा था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। 27 को गठन, 1928 को ये भारत पहुंचा था, ठीक है। नमक एक्ट की बात कर ले यानी नमक सत्याग्रह की, तो नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। वहीं पिट्स इंडिया एक्ट की बात कर ले तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में लाया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। प्रश्न है 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथों से जानकारी मिलती है? तो आंसर लगाइएगा अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, 45 नंबर कहता है कि तिलहन के फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। कहता है कि इनका उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिणी भारत में रबी की फसल है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? आंसर लगाइएगा 61 का ऑप्शन नंबर 2, केवल राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है। अच्छा, भारतीय आपातकाल कुल कितने प्रकार के होते हैं? तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। पहला जो है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 के तहत, वहीं 356 के तहत जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होगा, और 360 के तहत जो है दोस्तों क्या होगा? तो ये वित्तीय आपातकाल की चर्चा की गई है। इसमें बता दें कि भारत में अब तक 3 बार अनुच्छेद 352 को लागू किया गया है। कब कब लागू किया गया है? तो 1962 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में और 1975 ईस्वी में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। अगला प्रश्न, दिवालियापन और दिवाला क्या है? दिवालियापन और दिवाला भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई डैश किस
सूची में संबंधित है? आंसर लगाइएगा, ये समवर्ती सूची में संबंधित है, ध्यान में रखेंगे। ये दिवालियापन और दिवाला समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 9 में सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न कि किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? साझा उच्च न्यायालय का मतलब क्या होता है कि 2 स्टेट है और दोनों स्टेट का जो है हाई कोर्ट एक ही जगह पर है। तो आंसर लगाइएगा 63 का ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र और गोवा का जो हाई कोर्ट है वो एक ही जगह पर है, ध्यान में रखेंगे। और भी हम बात कर ले तो चंडीगढ़ का जो है उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ का उच्च न्यायालय जो है के अंतर्गत पंजाब और हरियाणा आता है, पंजाब और हरियाणा जो है आता है। वहीं पर जो है हम बात कर ले गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन राज्य आता है, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश यानी 4 राज्य इसमें आते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार भी पहले इसी में चाइना में हुआ था और उपयोग भी सबसे पहले इसी में हुआ था। अच्छा, कागज का आविष्कार का जो है वो किस वंश के काल में हुआ था चाइना में? तो एक वंश का नाम था हान वंश, नोट करिएगा कौन था? हान वंश। इन्होंने ही जो है वो चाइना कागज का आविष्कार किया था। तो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है? 65 नंबर प्रश्न है कि श्रीलंका डैश को किस वर्ष में आज़ादी मिली थी? तो 65 का आंसर लगाइएगा कि 4 फरवरी, कब? 4 फरवरी 1948 ईस्वी को सिलोन को, यानी पहले श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन ही था, तो सिलोन को डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता मिली थी। तथा 31 अगस्त, कब? 31 अगस्त 1978 ईस्वी को, 31 अगस्त 1978 ईस्वी को श्रीलंका को लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य का निर्माण करके नया संविधान अपनाया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि तुर्की की राजधानी कहाँ है? तो तुर्की की राजधानी है अंकारा। इसकी हम राष्ट्रीय चिन्ह की बात कर ले तो चांद तारा इसका राष्ट्रीय चिन्ह है, और जबकि इसकी मुद्रा की बात कर ले तुर्की लीरा इसका मुद्रा है, ध्यान में रखेंगे। 3 नंबर इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो भाव चित्रात्मक इसकी लिपि थी, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। बता दें कि सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास कब और किसने किया था? तो 1925 ईस्वी में, नोट करिएगा 1925 ईस्वी में L.A. वैडले ने L.A. वैडले ने इसे पढ़ने का प्रयास किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। अगला प्रश्न है कि किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो 68 का आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1, ब्राह्मणी लिपि को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? तो 69 का सही आंसर लगाएंगे। 1915 का जो राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, हुआ कहाँ था? तो बम्बई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा ने। किसने? सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो आंसर लगाइएगा 70 का ऑप्शन नंबर 2, चीन की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने से। अच्छा, चीन में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो ये तो औद्योगिकरण है। उदारीकरण की जो है उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो चीन में उदारीकरण की शुरुआत हुई थी 1978 ईस्वी में। इसका तात्पर्य यह था कि चीनी अर्थव्यवस्था को वैश्वीकृत करना, ताकि चीन की अर्थव्यवस्था को भूमंडलीकरण के माध्यम से विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जा सके। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है? कहता है कि ग्राम पंचायत के सदस्यों, किस सदस्य को पद अवस्थित के प्रथम 2 वर्ष तक कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है? आंसर लगाइएगा मुखिया और उप मुखिया दोनों, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन से थे? कौन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे? तो आंसर लगाइएगा दादा भाई नौरोजी। इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1867 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है? 73 नंबर कहता है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर लगाइएगा 24 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो आप भूलेंगे नहीं,
इसमें तो चंद्रगुप्त प्रथम दे दिया हुआ, इसलिए मैं आंसर लगाता हूं ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन जब मैं 2018 का खुद एमटीएस का पेपर दिया था तो यही क्वेश्चन मैं गलती करके आया था। उम्मीद करते हैं कि आप सब गलती नहीं करेंगे। यही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा था कि महाराज धीराज की उपाधि जो है सबसे पहले किसको मिला था, तो हम जो है चंद्रगुप्त द्वितीय लगा करके आए गए थे। आप आंसर लगाएंगे चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है, तो 75 का आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3 एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने। बता दें ये आया कब था रॉलेट एक्ट, तो मार्च 1919 ईस्वी को इसे लाया गया था, जिसे काला कानून के हिसाब भी कहा गया। और इसका वास्तविक नाम क्या था, इसका वास्तविक नाम था अराजक और क्रांतिकारी अपराध। ठीक है, अराजक और क्रांतिकारी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 91 नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडाईकनाल कहाँ स्थित है, तो कोडाईकनाल स्थित है ऑप्शन नंबर 2 पालनी हिल्स में ये स्थित है। ध्यान में रखेंगे, पालनी हिल्स है कहाँ, तो तमिलनाडु में स्थित है। कोडाईकनाल को हिल स्टेशनों की राजकुमारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिल स्टेशनों की और राजकुमारी भी कही जाती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ स्थित है, तो आगरा में। 92 का माफ़ कीजिएगा फतेहपुर सीकरी में ये स्थित है। कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सरकार अनिवार्यतः कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की घोषणा करती है, तो 93 का सही आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1 कुल 23 फसलों को ये घोषणा करती है न्यूनतम समर्थन मूल्य। अच्छा, कृषि की बात आई है तो बताइए कृषि मूल्य आयोग का गठन कब किया गया था, तो इसका कृषि मूल्य आयोग का गठन तो 1965 में हुआ, बाद में 1985 ईस्वी में, कब 1950 ईस्वी में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदल करके कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया, तो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। जो भी मैं फैक्ट बता रहा हूँ बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इससे मुकरेंगे नहीं। अगला प्रश्न है नीलगिरी संरक्षित जैव क्षेत्र का जो है विस्तार किन राज्यों में है, तो नीलगिरी यानी साउथ में एकदम बिल्कुल चले जाइए, तो आंसर निकल करके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका। प्रश्न है कि भारत में दीपोर बिल रामसर साइट किस राज्य में स्थित है, आंसर लगाइएगा 95 का ऑप्शन नंबर 1 असम में। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया प्लेनेरिया निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो आंसर लगाइएगा 96 का ऑप्शन नंबर 4 ये पुनर्जनन के द्वारा ये उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है कि स्यूडोपोडिया क्या है, स्यूडोपोडिया डैश पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं होती हैं, यानी किस पर मौजूद होती हैं, तो आंसर लगेगा 97 का ऑप्शन नंबर 1 अमीबा पर ये जो है मौजूद जो होता है अंगुली जैसी आकृति होती है। अगर अमीबा की बात कर ले तो अमीबा को द्विविभाजन के कारण अमर जीव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अमर जीव भी कहा जाता है, क्यों, ये द्विविभाजन के कारण, तो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न देखिए 97 का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है, कहता है कि यौगिकों के एक वर्ग की पहचान कीजिए जिसमें एक कार्यात्मक समूह OH है, तो OH किस में लगा हुआ होता है, अल्कोहल में, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका होता क्या है COOH इसका फंक्शनल ग्रुप होता है, ध्यान में रखेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका दोस्त सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित किरण जो है आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा सही है, तो डायरेक्ट मैं आपको 99 का आंसर बता दूंगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी चित्र 4 ही इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 100 कहता है कि पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो मूलभूत सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो जॉन डाल्टन ने, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साइट्रस कैंकर एक रोग है तो किस प्रकार का, तो नींबू में होने वाला एक यह बैक्टीरियल डिजीज है, और ये ऑप्शन नंबर 2 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस जीवाणु का नाम क्या है, तो साइट्रस कैंकर जिस जीवाणु का नाम है, यानी जीवाणु का नाम क्या है, तो जैथोमोनस एक्सोनोपोडिस, क्या है, जैथोमोनस एक्सोनोपोडिस एक बैक्टीरिया का नाम है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 102 नंबर प्रश्न कहता है कि मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है, आंसर लगाइएगा मिश्रण का निर्माण ठोस, द्रव और गैस, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पानी के घनत्व किस तापमान पर अधिक होगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस। निम्न में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं, आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4 कॉपर के
अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी वीडीयू के रूप में भी जाना जाता है? तो 105 का आंसर लगाइएगा मॉनिटर को। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 121। 121 नंबर प्रश्न है कि नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है? तो सबसे पहले तो आपके कॉमन सेंस का यूज कीजिए कि नींबू जो उदासीन नहीं होगा तो इसको कट कर दीजिए। नींबू है क्या? तो नींबू अम्लीय है। क्या है? नींबू अम्लीय यानी एसिड है। और मैंने आपको बताया है कि 7 से जिसका वैल्यू कम होगा वो अम्लीय होगा, जिसका ज़्यादा होगा वो क्षारीय होगा। तो 7 से कम क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 122 कहता है कि वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि गैस का आयतन, यानी एक नियम है कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसके परम तापमान घटने पर आयतन भी घट जाता है। यह नियम किसने दिया था? तो यह नियम दिया था चार्ल्स के नियम, ये फॉलो करता है। चार्ल्स का नियम क्या होता है? तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अच्छा, बॉयल का नियम क्या कहता है? तो बॉयल के नियम की बात कर ले तो ये कहता है कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, यानी P इक्वल्स टू यह प्रेशर है। अच्छा, इसके बाद फिर हम देख ले तो गैलुसाक का एक ठो नियम होता है। तो गैलुसाक का नियम क्या कहता है? तो गैलुसाक का नियम कहता है, ये भी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बोलता है, यानी कहता है कि स्थिर आयतन पर गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। ये गैलुसाक का नियम है। अगर हम एवोगाद्रो का नियम पढ़ ले तो एवोगाद्रो का नियम कहता है कि स्थिर ताप एवं दाब पर गैस का आयतन अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। अगला प्रश्न है कि प्रथम आनुवांशिक पदार्थ क्या हो सकता है? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4 RNA। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है। तो 124 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रकाशीय सघनता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है? तो आपको पता है कि ये क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं, यानी 125 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अभिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन कितना होगा? तो पहले तो आप जान लीजिए कि सोडियम का भार कितना होता है, तो 23 ग्राम। ठीक है, तो आप समझ लीजिए जरा कि 2Na एक इक्वेशन बनेगा, 2Na प्लस में 2H2O, इसके बाद फिर 2NaOH, क्या है? 2NaOH प्लस में H2। अब इसमें क्या करेंगे हम कि 2 गुने, हम आपसे सोडियम का बात कर रहा है तो 2 गुने 23 और हम क्या बोल देंगे 22.4 लीटर, यानी 22.4 लीटर को आप सॉल्व करेंगे तो मिलीग्राम में आएगा। यानी मिलीग्राम में आने का मतलब कितना होगा? तो पहले इसको 46 ग्राम कन्वर्ट करेंगे और इसके बाद मिलीग्राम में आएगा 22,400 मिलीलीटर। ठीक है, क्या कह लीजिए? मिलीलीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि 46 ग्राम के बारे में, तो 0.23 ग्राम के बारे में बस निकाल दीजिए। 22,400 गुने 0.23 इंटू 46, तो सही आंसर क्या निकल करके जाएगा? 112 मिलीलीटर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा फैलता है? आंसर लगाइएगा कि मलेरिया, जिसे आप हाथी पाँव के भी नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर 1 फाइलेरिया। ठीक है, ये कौन सा रोग मच्छर के काटने से? तो क्यूलेक्स फैंटिगस मादा मच्छर के काटने से यह रोग होता है, ध्यान में रखिएगा। फलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फलेरिया से लिम्फ जो है ये प्रभावित होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को क्या कहा जाता है? तो 128 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनॉक्सी श्वसन। अगला प्रश्न है कि एक श्रृंखला में 4 प्रतिरोधकों, यानी जिनमें से प्रत्येक के 1/4 ओम है का है, उपयोग करते हुए अधिकतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो सीरीज में जब क्रम में जोड़ना हो तो आप क्या कीजिए? आप फॉर्मूला जानते हैं सीरीज क्रम में जोड़ने के लिए, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस में 1/r2 प्लस में 1/r3, इसी तरह से करके। तो आपसे 4 प्रतिरोध को जोड़ रहा है तो 1/4 प्लस में 1/4 प्लस में 1/4 प्लस में 1/4 कीजिए तो 4/4 मिलेगा, यानी 1 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कहता है कि यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगी? तो 130 का मैं आपको बता दूं। पहले तो आप बताइए कि पादप को खाएगा कौन? टिड्डा खाएगा। पादप को खाएगा कौन? टिड्डा। और टिड्डा को खाएगा कौन? मेढक। अब ऊर्जा का स्थानांतरण किस में होगा?
तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर 3, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की दिशा में, यानी पादप से जो ऊर्जा ले रहा है कौन, टीडा, टीडा से कौन ले रहा है, तो मेढक। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय में अल शब्द जुड़ा हुआ है, तो अल फॉर अल्डिहाइड लगाइए, नहीं ऑप्शन नंबर कितना 131 का ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषणों के कारण होता है। तो ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन में कराया है और पिछले सेट में भी कराया है, तो आंसर लगाएगा ऑप्शन नंबर 1। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न क्या कहता है कि उपास्थि निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाई जाती है। तो ये उपास्थि का मतलब क्या है, कार्टिलेज जिसको कहते हैं, तो क्या है ये किडनी में नहीं पाया जाता है, ब्रिक में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो आप अधिक से अधिक शेयर करिए और हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहिए। 3 सेट के बाद यह भी वॉल्यूम 2 समाप्त हो जाएगा, फिर जैसे ही वॉल्यूम 3 हो आएगा हम इसका भी सीरीज शुरू कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।